Okay, so Mukesh, let's proceed ahead with the snap for strength of material for Bihar Public Service Commission assistant professor job, right? ओके सर, यस सर। मुकेश, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो टर्म स्ट्रेंथ होती है, इसका मीनिंग क्या होता है? सर स्ट्रेंथ जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है ना सर। वो स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू होता है टिल फेल्यूर पॉइंट। स्ट्रेंथ जो होगा वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, यील्ड स्ट्रेंथ हो सकता है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ हो सकता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो सकता है, के अलावा शेयर स्ट्रेंथ भी हो सकता है। आपने पॉइंट बोला फेल्योर पॉइंट, ये क्या चीज होती है? फेल्योर पॉइंट का मतलब होता है कि सब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे या मटेरियल पे हम लोड लगाते हैं और लोड लगाने के बाद वो डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि इलास्टिक जोन से प्लास्टिक जोन में चला जाता है। तो उस जब प्लास्टिक जोन में जाता है तो जब लोड को हटाते हैं तो वो रीगेन ओरिजिनल शेप तक नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सर हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल जो है वो फेल हो सकता है, हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जहां से स्टार्ट होती है, प्लास्टिक रीजन जहां से स्टार्ट होता है, वहां पे मटेरियल फेल हो जाता है। जी सर, उसके जस्ट बाद जो है मटेरियल को हम लोग फेल मान सकते हैं। तो उस पॉइंट पे कौन सी स्ट्रेंथ निकालते हैं आप? सर वहाँ पे हम लोग फेल्योर पॉइंट पे तो हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो मेरे को ये बताइए मुकेश, अगर फेल्योर यील्ड पॉइंट पे है और यील्ड स्ट्रेंथ हमने निकाल ली, तो हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। सर अल्टीमेट स्ट्रेंथ जब हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट पे रहते हैं सर, तो लोअर यील्ड पॉइंट के बाद जब हम लोग और मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं तो वहां से सर स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होता है, और स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद जो हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ वहां पे मिलता है, और पुनः जो है हम लोग फ्रैक्चर पे आ जाते हैं, जहां से नेकिंग प्रोड्यूस होता है और मटेरियल फेल हो जाता है, यानी कि टूट जाता है आफ्टर फ्रैक्चर के बाद। नहीं, लेकिन आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों निकालते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ? आई डोंट नो सर। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये टफनेस के बारे में आपने सुना होगा। यस सर। टफनेस के बारे में आपने सुना होगा। यस सर, टफनेस। और रेजिलियंस? यस सर, रेजिलियंस और टफनेस दोनों जो होता है सर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे जो को बस होता है इनकी सर एप्लीकेशन बता दीजिए मुकेश, एप्लीकेशन बताओ मेरे को, रेजिलियंस की और टफनेस की एप्लीकेशन कहाँ पे है? अच्छा सर, एक्चुअली सर जैसे हम लोग स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग हम लोग जनरली रेजिलियंस मटेरियल का बनाते हैं, ताकि क्या होता है कि सर उसमें जब हम लोग फोर्स लगाएं तो पुनः रिगेन वापस अपनी शेप तक आ जाए। और दूसरा अगर हम लोग टफनेस की बात करें तो जैसे सर घर में जो बर्तन उर्तन होता है तो वो हम टफ मटेरियल का जनरली बनाते हैं, ताकि जो है वो उसका अगर मान लीजिए कहीं गिर जाए तो गिरने के बाद उसका शेप चेंज हो जाए लेकिन टूटे ना, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग वो टफ मटेरियल का ही बनाएं। जब हम किसी मटेरियल को टफनेस की तरफ लेके जाते हैं, जैसे मेटल फॉर्मिंग शॉप में एक एनविल पड़ा होता है, एनविल जिसके ऊपर हैमरिंग की जाती है, वो एक टफ मटेरियल होना चाहिए क्योंकि वो इम्पैक्ट लोड ले जाए। जब हम टफनेस की बात करते हैं तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में होता है, और एज पर यू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन एक फेलोर रीजन है, क्योंकि जैसे आप प्लास्टिक में गए आप तो फेल कर गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एनविल जो है, जब हम एनविल के ऊपर इंपैक्ट लोड डालते हैं तो एनविल फेल हो जाता है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? या जो भी टफ मटेरियल है वो तो प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा, क्योंकि प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी वो स्टोर करता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आता है। तो क्या हम ये बोलते हैं कि वो बॉडी फेल हो गई जो प्लास्टिक रीजन में गई? सर एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट सर जब हम लोग उस पे फोर्स लगाते हैं तो वो कंप्रेसिव फोर्स होता है, और जब वो उस पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो हमारा जो है टफ मटेरियल का बना रहता है, तो वो एनर्जी जो होता है स्ट्रेन एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। एग्जैक्टली आई डोंट से। अच्छा मुकेश, आपने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा होगा। यस सर।
आपके पास पेन और पेपर है? यस सर। हाँ सर आप एक है। हाँ, आप एक साइन ग्राफ ड्रॉ कीजिए, साइन यस सर, ग्राफ साइन ड्रॉ ग्राफ कीजिए कर अप लिए टू सर। 270 डिग्री एंगल। अप टू 270 डिग्री एंगल, 180 270, ओके कर लीजिए। इनफैक्ट आप इसको 3 पाई तक लेके जाइए। 2 पाई एंड 3 पाई, ओके। लेके आप इसको 3 पाई तक। यस सर। ओके, अब इसको अगर मैं लोड डायग्राम बोल दूं लोड डायग्राम, ओके। तो इसका एसएफडी बीएमडी कैसा बनेगा? अगर दिखाइए लोड जरा कैसा डायग्राम बनाया है बोलेंगे आपने। तो आप डायग्राम दिखाइए मेरे को, कैसा बनाया है आपने। थोड़ा क्लोज लाइए, विजिबल नहीं है। चलिए सर, ठीक है सर, बैक कैमरा ऑन कर। एक्चुअली मैं ये बनाने की ट्राई करवा रहा हूँ तुमसे, क्या ऐसा कुछ बना लिया है यस आपने? सर, वही बना। हाँ यस जी, सर, वही बनाया, देखिए हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, अब दिख रहा इसको है सर। लोड डायग्राम मानिए। अब मान लो ये लोड डायग्राम है, यस सर। इसका एसएफडी बीएमडी बताओ। यस सर, SMD BMD थोड़ा सोच के तब आंसर कीजिए। भारी लोड हो रहा है सर यहाँ पे, तो एयर फोर्स डायग्राम। एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सोचिए। चलिए, अब एक मैं आपको और डायग्राम ऐसा ही देता हूँ इसमें मुकेश। अब मैं आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रहा हूँ। अब मैंने जो साइन ग्राफ है उसको रिप्लेस कर दिया है इस डायग्राम के साथ, देख पा रहे हैं आप? यस सर। यस इसका सर, बनाइए, दिख रहा है सर। इसका बनाइए। अगर ये लोड डायग्राम है तो बताइए किस तरीके का बनेगा। सर ये लोड डायग्राम है। W into X हो जाएगा, ये लीनियर होगा। ये किस तरीके का लोड है? सर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, डिफरेंस ये 3 सेक्शन आ रहा है सर इसमें। हाँ जी, तो किस तरीके का एसएफडी सोच सकते हैं आप? ये सर लीनियर होगा। यहाँ पे ट्रेंगल के फॉर्म में यहाँ पे आएगा पहला, दूसरा सर इस टाइप से, सर इस टाइप से बनेगा। दिखाइए। ओके, अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स से क्या समझते हैं मुकेश? जहाँ पे सर बेंडिंग मोमेंट जो होता है चेंज करता है, यानी कि सॉरी बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो साइन को चेंज करता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो उस पॉइंट को हम लोग जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स कहते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सर इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर हम मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाते हैं,
तो वहां पे जब हम लोग कंक्रीट में रेनफोर्स करते हैं यानी कि स्टील मटेरियल लगाते हैं, तो वहां पे सर जो हॉगिंग और सैगिंग टाइप का जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आता है, तो उस पॉइंट से वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हॉगिंग है और कहाँ पे सैगिंग है। तो जहाँ पे हॉगिंग होगा और सैगिंग होगा तो उस जगह रेनफोर्समेंट जो होगा हम उस डायरेक्शन में करेंगे, उस सरफेस पे करेंगे जहाँ पे टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है यानी कि टेंजाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो उस पॉइंट से वो डिसाइड होता है कि राइट साइड टेंजाइल हो रहा है तो नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा, तो जिधर टेंजाइल होगा उधर लगाएंगे। लेफ्ट साइड भी वही डिसीजन करेंगे कि अगर ऊपर में टेंजाइल हो रहा है तो राइट साइड नीचे में टेंजाइल फोर्स लगेगा, तो उधर ऊपर में अगर हम रेनफोर्स करते हैं तो इधर नीचे में करना पड़ेगा। Why do we add this steel, this particular bars in concrete? क्यों डालते हैं? सरिये क्यों डालते हैं? यस सर, एक्चुअली जो सरिया हम इसलिए उसमें डालते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो आपका ये हमारा जो कंक्रीट होता है सर, वो जो वीक जो होता है टेंशन में वीक होता है, टेंशन में वो फेल्यूर होने का चांसेस होता है। तो टेंशन में फेल्यूर नहीं, वो क्योंकि वो तो शेयर में स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी होता है, तो शेयर के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टेंजाइल फोर्स कहीं लग गया तो उस जगह हमें दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग सरिया को इंटर करते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये जो मोहर सर्कल है इसको क्यों ड्रॉ करते हैं मुकेश? सर मोहर सर्कल को हम लोग सर जनरली जो ड्रॉ करते हैं स्ट्रेस को हम लोग अच्छे से विजुलाइज करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस कह सकते हैं सर, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेस का करते हैं और वहां से हम सारा वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जो क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं हम आसानी से, जिसमें कोई भी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, देख के निकाल सकते हैं। अब एक मोहर सर्कल ड्रॉ कीजिए एज अ पॉइंट, ओके, एज ए पॉइंट ऑन कंप्रेसिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। यस सर। मेरे को ये बताइए इसमें, हाँ मेरे को ये बताइए इसमें प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है? इसमें सर अगर मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो प्रिंसिपल प्लेन तो सर इसका सर ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर इसके पॉइंट का कंप्रेसिव डिस्टेंस। ठीक है जी। और प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है? प्रिंसिपल प्लेन ही सर बोल रहे हैं ना, ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्चुअली स्ट्रेस बोल रहे हैं ना, जो डिस्टेंस होता है वो तो स्ट्रेस बताता है। यस सर। मैं प्लेन पूछ रहा हूँ, स्ट्रेस नहीं पूछ रहा हूँ। प्रिंसिपल प्लेन एक्चुअली सर किसी भी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस का पॉइंट होता है वही तो प्रिंसिपल प्लेन होता है, यानी कि प्लेन को वो शो करता है, तो चाहे वो सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ वो जो पॉइंट होता है वो तो इंक्लाइंड अब प्लेन। इसका लोड डायग्राम बनाओ, एक्चुअल बॉडी बनाओ, ये जिसके लिए आपने बना रखा है, एक्चुअल में डायग्राम बनाओ मेरे को, किस तरह का लोडिंग है ये? इसमें सर कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा एक्स भी कंप्रेसिव लगेगा और सिग्मा वाई भी कंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है ये? सिग्मा वाई कंप्रेसिव ये तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग हो गया ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं देखा आपने? यस यस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया ये। यस यस। अब मेरे को ये बताइए कि कौन सा प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है इसमें, जो डायग्राम आपने बना रखा है? प्रिंसिपल प्लेन इसमें तो बहुत सर प्रिंसिपल प्लेन होगा ना, एक्चुअली सिग्मा एक्स जो होगा सिग्मा वाई के बराबर होगा और दोनों कंप्रेसिव होगा, तो दोनों यहाँ पे स्ट्रेस जो हो जाएगा सर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो दो प्लेन होंगे? पेयर स्ट्रेस तो यस सर, दो प्लेन होंगे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और दोनों यहाँ पे कंप्रेसिव लेके चलेंगे सर। ओके, चलिए अभी मैं आपको फीडबैक देता हूँ मुकेश। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, हर प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है इसके ऊपर। यस सर। आप वो फॉर्मूला से tan थीटा निकालते हो ना प्रिंसिपल प्लेन का, हाँ हाँ। अगर उसमें सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई आ जाए या जो भी है, तो हर थीटा के ऊपर ही तुम्हें क्या मिलता है? प्रिंसिपल प्लेन मिलता है। यस सर। कोई भी थीटा हो उसके ऊपर तुम्हें प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। तो आप ये बोलोगे कि सर हर प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि शेयर स्ट्रेस है ही नहीं। कितनी है इसमें शेयर स्ट्रेस? इसमें जीरो है।
हाँ, तो प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिसपे shear stress, जिसमें shear stress 0, और shear stress तो हर जगह 0 है, तो सर हर प्लेन ही प्रिंसिपल प्लेन है, ये है इसका आंसर, राइट। और ये मैराथन थोड़ा सुनिए, उसमें मैराथन वीडियो जो है उसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। बाकी कई जगह पे कंफ्यूजन हो रहा है, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर्स ढूंढने की ट्राई करो। देखिए जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, उसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो उस मटेरियल का, कई बार क्या होता है कि मटेरियल अगर प्लास्टिकली डिफॉर्म कर भी जाए तो हम उसको फेल्योर नहीं मानते कई एप्लीकेशन में। जैसे टफनेस का मैंने एग्जांपल दिया था, एनविल जो है ना, एनविल जिसको हम मारेंगे प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा, लेकिन फेल थोड़ी किया वो, उसका पर्पज ही वो है, नहीं, उसका तो पर्पज ही वो है। लेकिन अगर मैं उसको हैमर मारते मारते अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक ले जाऊं तो फ्लो कर जाएगा वो। नेकिंग रीजन, नेकिंग रीजन में नहीं जाना चाहिए, न तो वो जाके फ्रैक्चर कर जाएगा। यस। तो क्या हर केस में हम यील्ड पॉइंट को फेल्योर पॉइंट बोलते हैं? आंसर है नहीं। नहीं, कई बार हम प्लास्टिक रीजन में बॉडी को ले जाते हैं, टफ मटेरियल जो है वो डिजाइन किए जाते हैं उसके लिए। जो मशीन के बेड होते हैं, कास्ट आयरन के बेड बने होते हैं ना मशीन वगैरह के, उनका भी पर्पज यही होता है। हम कई बार बनाते हैं कि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएं थोड़े, तो वो उस तरीके से है, उसका सिग्निफिकेंस है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन टेढ़ा करके पूछेगा वो, सीधा नहीं पूछेगा कभी। फिर मैंने आपको ये लोडिंग दिया था, इसके बारे में सोचो कैसे बनाओगे। अब अगर यही लोडिंग जो साइक्लिक मैंने दिया ना, तो मैंने साइन ग्राफ, अगर ये SFD है तो बताओ, अगर ये BMD है तो बताओ, अगर ये लोड डायग्राम है तो बताओ। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, सोचो जरा कैसे आंसर करेंगे इसका। समझ गया? तैयारी करो और ऐसे प्रैक्टिस करो, राइट राइट मुकेश। तो अभी आपको 10 में से 5 नंबर मिलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, 5 साढ़े 5 नंबर, और तुम्हें 7 लेने हैं, ठीक है? चलो खींचो। और सर एक क्वेश्चन, ये अल्टीमेट का सिग्निफिकेंस सर फिर से एक बार बता दीजिए। अल्टीमेट का सिग्निफिकेंस ये है कि अल्टीमेट के बाद अगर तुम लोडिंग ले गए तो बॉडी नेकिंग कर जाएगी। तो बॉडी नेकिंग कर जाएगी, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा मामला। यील्ड पॉइंट से अल्टीमेट के बीच में एप्लीकेशन होता है। आपने बोला यील्ड पे फेल कर जाता है सर बॉडी, तो क्या कभी भी हम लोडिंग यील्ड से आगे लेके जाते हैं? बिल्कुल लेके जाते हैं। आंसर मेटल फॉर्मिंग, मेटल फॉर्मिंग। तो ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में भाई साहब यील्ड पॉइंट के बाद एप्लीकेशन नहीं है, इंजीनियरिंग में यील्ड पॉइंट के बाद एप्लीकेशन है। और फिर वो आप एप्लीकेशन दो, टफ मटेरियल का एप्लीकेशन बताओ। लेकिन इंजीनियरिंग में अल्टीमेट पॉइंट के बाद एप्लीकेशन नहीं है। इंजीनियरिंग में अल्टीमेट पॉइंट के बाद लोडिंग नहीं होता। सर जैसे अगर मान लीजिए, अगर हमें जैसे बोला जाए कि मटेरियल फेल कहाँ पे करता है, तो सर हम लोग तो एग्जैक्टली यही कहेंगे ना कि इलास्टिक पॉइंट के बाद जो है मटेरियल डिफॉर्म करता है, तो रीगेन नहीं कर पाता है, तो फेल कह सकते हैं। हाँ, फेलियर पॉइंट यील्ड पॉइंट होता है, लेकिन नॉट इन एवरी एप्लीकेशन, नॉट इन एवरी एप्लीकेशन। यही तो मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन अलग होते हैं, रिटन में नहीं होते ना वो। इंटरव्यू के क्वेश्चन अलग होते हैं। जब तुम जाओ मेटल फॉर्मिंग शॉप पे जाओ, हैमरिंग करो, जब तुम हैमरिंग करोगे तो कितना लोड लगाओगे? यील्ड पॉइंट तक लगाओगे, उसके बियॉन्ड लगाओगे। जब रोलिंग ऑपरेशन करोगे, रोलिंग करोगे स्टील बार की, तो लोड कितना लगाओगे? आप बोलोगे सर प्लास्टिक में डिफॉर्म करना है, तो फेल थोड़ी हो जाता है बॉडी, तो स्ट्रांग होता है। भाई स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील कंपनी में जाओ, उनको बोलो कि सर यील्ड पॉइंट तक लोड लगाना है, बोलेंगे भाई स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होगा तो स्ट्रेंथ कैसे आएगा? लेकिन वो अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर लोडिंग नहीं लगाएगा। अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर लोडिंग लग गई तो मटेरियल फेल हो जाएगा। समझ गए तुम मुकेश? अब ये रिटन एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है ना, तो बुक में होगा ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और मेरे को लगता है किसी इंटरव्यू में पूछा गया था रिसेंटली। तैयारी करो दबा के, इंटरव्यू इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आता है इंटरव्यू का क्वेश्चन लगाने में। यस सर, और एक सर चीज